Good morning, students. Welcome back. Now we started with our new chapter of chemistry, that is chapter number 3, atoms and molecules, one of the most important chapter. Previously हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर क्या है. मैटर विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास. और ये भी हमने सीखा था कि मैटर की 3 ब्रांचेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब इस मैटर के बारे में हम थोड़ा और देखेंगे. महर्षि कनाड जो इंडियन थे, उसने 500 BC पूर्व ये बताया कि मैटर इज डिविजिबल एंड द पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर बी डिविजिबल इज कॉल्ड परमाणु, जिसे आज की डेट में एटम बोला जाता है. हिंदी में हम इसको परमाणु कहते थे. और ये इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने हमें सदियों पहले बता दिया था कि मैटर आगे भी डिवाइड हो सकता है, और जिसका पार्ट आगे डिवाइड ना हो सकता हो वो कहलाएगा परमाणु, जिसे आज की डेट में एटम कहा जाता है. इसी सदी के आसपास 2 ग्रीक फिलोसफर्स, जिसे हम डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस के नाम से जानते हैं, लगभग इसी सदी के आसपास इन दोनों ने भी, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी यही चीज़ डिस्क्राइब की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम कहलाएगा वो मैटर का ही पार्ट है, जो आगे सब डिवाइड नहीं होगा. इसी तरह से फिलोसफर पैकोधा कट्याना क्या कहते हैं, ये कट्यामा क्या बोलते हैं, इन सम केसेस एटम में नॉट बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. कुछ केसेस के अंदर एटम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, बट दे मे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म. जैसे एटम कोई अकेला ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अकेला अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कह रहा है ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड. जैसे एक या एक से ज़्यादा एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, यानी O से अगर O2 बन गया, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल हो गया. खाली O जो है वो एटम है. तो वो अगर फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कंबाइंड फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे ये मॉलिक्यूल. इसी तरह कंपाउंड का मतलब जिसके अंदर कई एटम मिक्स हों, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन. ये मॉलिक्यूल, ये एटम, ये दोनों मिक्स हैं, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड बन रहा है. तो अगर कंक्लूजन क्या निकलता है, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल. अभी तक जो पिछले चैप्टर तक हमने किया था कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म होते हैं, और ये छोटे खुद ही होते हैं, पर नहीं, वो कह रहा है मैटर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. उन छोटी चीज़ों को बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है. और जो डिफरेंट मैटर होंगे, यानी एक लोहा है और एक सोना है, जो डिफरेंट मैटर होंगे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. तो उन दोनों में डिफरेंट टाइप के एटम होंगे और मॉलिक्यूल होंगे. अब इसी चीज़ को समझाने के लिए एनोटाइन लवेशियर और J.L. प्रोस्ट 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 2 लॉज दिए, इंपॉर्टेंट लॉ. इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही शुरू होता है. ये 2 लॉज, लॉ नंबर 1 कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे 1774 के अंदर एनोटाइन लवेशियर ने डिस्क्राइब किया था. और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन. इसे 1799 में J.L. प्रोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था. पहले हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या है ये लॉ? वो कह रहे हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. लवेशियर ने यह बताया कि मास कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही कभी ख़त्म कर सकते हैं. ये सिंपली एक से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होता चला जाता है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेशन है. उसने रिएक्शन के हिसाब से बताया कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का है वही रहना है बराबर मास ऑफ अ प्रोडक्ट के. कैसे भला? एरो का साइन दिया हुआ है. मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है, A और B मिले और उससे C और D बन गया, या CD और E बन गया. तो लवेशियर ने ये बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जो मास
पहले तो ये पता होना चाहिए, एरो से जो पहले वाली चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होनी है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाली जो चीज़ होती हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लवोसियस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल मास है जितने भी मटेरियल हैं रिएक्टेंट के, जैसे मान लो ये 3 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो टोटल मास इन दोनों का मिलकर क्या हो गया 13 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब ये पक्का है कि इन तीनों का भी 13 ग्राम ही आना है। मान लो इसका है 2 ग्राम, इसका है 4 ग्राम, तो 2 और 4 मिलकर हो गए 6, तो ई ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा 7, ताकि टोटल 13 हो सके। तो ये सिंपल सा रूल था और जो आज तक भी माना जाता है कि टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। जैसे मान लो ये सिंगल से ये डबल चीज़ें कट गई, तो कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए 50 ग्राम है, तो इधर प्रोडक्ट भी 50 ग्राम ही आएगा। अगर ये 20 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 बनेगा। इसको एक रिएक्शन से भी करके दिखाया है। जैसे बेरियम क्लोराइड है, उसके अंदर सोडियम सल्फेट इस तरह से मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, अभी मिलाया नहीं है, ये दोनों इतने दिए हुए हैं, ये 500 ग्राम है, ये मान लीजिए 50 ग्राम है। इस ट्यूब को इसके अंदर डुबो दिया, यानी रिएक्शन स्टार्ट होगी, थोड़ी सी गैस निकलनी शुरू होगी। बना क्या, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। अब टोटल ये 550 ग्राम है, तो पक्का है कि ये दोनों भी 550 होंगे, चाहे ये 400 हो जाए, ये 150 हो जाए, चाहे ये 450 ये 100 हो जाए। बात ऐसी है कि टोटल इस टोटल के बराबर आएगा, यही लॉ में समझाया गया। दूसरा लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जे.एल. प्रोस्ट ने बताया 1799 में कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। जो केमिकल कंपाउंड होगा, वो जो बना होगा, वो सेम एलिमेंट से बना होगा, जो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जो बच्चों रिएक्शन होती है केमिकल की, वो कोई आया राम गया राम टाइप नहीं होती, वो एक फिक्स सिस्टम से होती है। जैसे पानी भी अगर आप बनते हुए देखते हो ना, तो ये पानी तुक्केबाजी से नहीं बनता, सिर्फ ये कह देना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं जी पानी बन जाता है, नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन से बनता है। हाइड्रोजन का एक पार्ट और 8 हिस्से ऑक्सीजन के होंगे, वो केमिकली कंबाइन करेंगे तब जाकर एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। समझ आई, ये फिक्स पार्ट है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दे कि 2 हाइड्रोजन के पार्ट हैं और 200 ऑक्सीजन के पार्ट है, तो वाटर बनेगा, बताओ कितना। आप एक के ऊपर 8 ऑक्सीजन लेनी है, तो 2 के ऊपर 16 ऑक्सीजन लेंगे, यानी जो बाकी इसके 184 हैं वो 0 के अकॉर्डिंग आएंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि फिक्स है, इसके बाकी 184 हैं तो हैं, हमें क्या उससे। तो एक फिक्स रेशो है। जैसे अगर मान लीजिए वो कहे हाइड्रोजन आपको 50 दिया हुआ है पार्टिकल और ऑक्सीजन 50 दिया हुआ है, तो बताओ वाटर कितना बनेगा। तो आप रेशो देखो, इसका 1 पार्ट यूज़ होता है तो इसके 8 यूज़ होते हैं, इसके 2 होंगे तो इसके 16 होंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर इसके 6 पार्ट यूज़ हुए तो इसके 48 पार्ट यूज़ होंगे, यानी इसके 6 यूजेबल हैं सिर्फ, क्योंकि उसके बाद इसके ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके 7 लेते हो तो आप इसके अंदर कितने लोगे 56, जबकि 56 इसके पास तो है ही नहीं। इसका मतलब इसके सिर्फ 48 यूजेबल हैं और इसके 6 यूजेबल हैं, बाकी इसके पास 44 बचे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी कांस्टेंट के हिसाब से होती है। समझ आई बच्चों बात। तो ज़रूरी नहीं H2O कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 3:8 में कार्बन 3 हिस्से ऑक्सीजन 8 हिस्से मिलेगी, तब जाकर एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल हैं, ये आपने याद करने हैं, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।